वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। शाज़िया साहिबा, एक तो ये जो रजीम का जो फेस है मुश्तबा ख़ामेनेई साहब, अब आपको लगता है कि इनके आने से जो एक अप्रोच है ईरान की, ईरानियन स्टेट की टूवर्ड्स देयर फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका और इसराइल, उसमें थोड़ा सा एडेड रेडिकल ओपिनियन आया है, या फिर अगर लेस से हाइपोथेटिकली कि ख़ामेनेई साहब भी हयात होते तो इसी तरह से मामला आगे बढ़ रहे होते? और नंबर टू, ये जो बात जावेद साहब कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स पड़े हुए हैं इस फैक्शन के दूसरे एंड पे, अगर वो दोस्ती की बात करें या मुआहदे की बात करें, उसकी पासदारी करें, तो आपको लगता है कि बुनियादी वजह मुआहदे की तरफ ना जाने की ये है कि वो जो लेबनान का या सीरिया का या लीबिया का या इराक़ का ट्रॉमा है, वो एक पैरानोया है ईरानियन स्टेट के अंदर कि अगर हम हाथ मिला भी लें तो उसके बाद क्या गारंटी है कि इन ममालिक वाला हाल हमारा नहीं होगा? आपके सवाल के दो हिस्से हैं, तो दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। पहले में ये कि अगर ख़ामेनेई हयात भी होते तो मेरा ख्याल है, मैं इसको रेडिकल नहीं कहती, मैं इसे रियलिस्टिक ओपिनियन कहती हूँ या रियलिस्टिक जो है वो पर्सपेक्टिव कहती हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले 40 साल कोशिश करके भी तो देखा जा चुका है कि अगर एक इनके अंदर फ्रैक्शन है। अभी भी जो है जवाद ज़रीफ ने एक आर्टिकल लिखा, बहुत उसको पब्लिसाइज भी किया गया, उसकी बात को देखा भी गया। वो भी यही बात कर रहे हैं कि हमें जो है इस वक्त की जो विक्ट्री है उसे कंसोलिडेट कर लेना चाहिए और इसी के ऊपर जो है वो भरोसा करते हुए फिर अब सारी चीज़ों को समेट देना चाहिए। लेकिन ईरान के मामले में ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई कंसोलिडेट करने नहीं देगा। कोई बैठकर उसे ये नहीं कहेगा कि एमओयू से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो आयतुल्ला जो ख़ामेनेई हैं वो भी होते या मुश्तबा ख़ामेनेई हैं, ये चीज अब उनको समझ में आ गई है कि हमने जो भी चीज हासिल करनी है वो अपनी डिटरेंस से हासिल करनी है, और अगर हमने डिटरेंस से नहीं हम हासिल कर सकते तो वो नहीं कर सकते। हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई दहाइयों से कर रहे हैं, वो नहीं मिली ना। लेकिन शायद साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन आपने कहा ना पिछले 20-30 साल से कोशिश हो रही है, बट उन्होंने अपना एक्सेस गिव अप नहीं किया। इफ दे गिव दैट अप, तो उसके बाद आपको लगता है कि जो पहले नहीं हासिल किया वो कर सकते हैं? एक्सेस गिव अप करने की बात जो है, हम बिल्कुल उस पर कंप्रोमाइज वो कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस को भी हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से लेते हैं। देखिए, एक्सेस में जितनी भी चीजें हैं वो इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट भी हैं। ये कासिम सुलेमानी ने अगर खुद को इंसुलेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया इराक वॉर के बाद, जब उन्हें समझ आई कि ना तो हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, ना हमारे पास इतना आर्सनल है, ना हम हमारे पास इतना इंटेल के लिए लगाने के लिए पैसा है, ना बंदे इतने पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। मतलब जो इराक का हाल हुआ, बेशक जैसा भी हुआ, तो वो उनके सामने था, उससे उन्होंने सबक सीखा। तो ये कासिम सुलेमानी का विजन था कि जितने भी यहाँ पे ऑड वन आउट हैं, जो कि अपनी इंडिजिनस मूवमेंट्स अपनी जगह पे कायम है, उन सबको मिलाकर हम ये कहते हैं कि जब किसी को जरूरत पड़ी तो आप दूसरे की मदद के लिए आए। मसलन ये कि एक फ्रंट खुला हुआ है तो दूसरा फ्रंट खोल दें। अब जब हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में या वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से देखते हैं तो फिर वो यकीनन वो एक्सेस ऑफ ईवल लगता है, और इजराइल के मामले में वो सारे के सारे फिर उसे घेर लेते हैं। एक फ्रंट खुलता है, दूसरा खुल जाता है, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। लेकिन अगर ईरान इनका साथ छोड़ भी दे तो आपको लगता है कि अंसारुल्लाह की जो अपनी इंडिजिनस जो है एक रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, या हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के लिए जो है वो बने हैं। हिजबुल्लाह तो बना कि जब सदरन लेबनान के ऊपर जो है वो तो एक बहुत ही ऑर्गेनिक सी चीज है, उसको ईरान नहीं, लेकिन एग्जैक्टली बट उसको बैंक रोल कौन करेगा? दैट्स द क्वेश्चन। उसको बैंक रोल देखें, बहुत सी और चीजें कर सकती हैं। हमास को अगर कतर जो है वो बैंक रोल कर सकता है, और एलिजिडली उसे अगर इजराइल बैंक रोल कर रहा था अगेंस्ट द पीएलओ, तो बैंक रोलिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सऊदी अरेबिया अंसारुल्लाह के अगेंस्ट होंगे तो यूएई उसे बैंक रोल कर देगा। तो ये भी मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये ईरानियों को भी समझ आ रहा है। देखिए, अमन कौन नहीं चाहता, बंदे अपने कौन मरवाना चाहता है, ये उनको समझ आ रहा है। और जहां तक एमओयू का सवाल है कि वो उन्हें मान लेना चाहिए, तो एमओयू के तो 14 के 14 पॉइंट्स उनके हक में हैं। एमओयू मानना अमेरिका के लिए मुश्किल है, उनको एमओयू पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो रिटोरिकली कह देते हैं हम इसको भी रिवाइज करेंगे, हम ये करेंगे। अमेरिका ने अभी जो पैगाम भिजवाया है मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जेडी वैंस के ऑफिस से, उन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले एटलीस्ट न्यूक्लियर पे बात करने के लिए बैठेंगे, और ईरान कहता है कि सबसे आखिर में उस पे बात होगी। और साथ में ये भी बात है, बिल्कुल भी जी बिल्कुल, ये जो कहा है जावेद साहब, शाजिया साहिबा ने, वो
मतलब तो यही है कि ये जो सारी मूवमेंट्स हैं, जो बहुत बड़ा इजराइल का और अमेरिका का इशू रहा है, ये सिर्फ ईरान के सर पर नहीं खड़ी हुई, ये ऑर्गेनिक मूवमेंट्स हैं। दे आर गोइंग टू लास्ट इवन इफ ईरान विड्रॉज। डू यू अग्री विद दिस, नंबर वन? और नंबर टू, ट्रंप का जो एक पॉलिसी कह सकते हैं कि एक पॉस्चर है ये, कि ईरान को उन्होंने एक न्यू ईरान बनाना है, चूँकि अब तक तो वो उनका ड्रीम रियलाइज़ नहीं हुआ और नवंबर भी अप्रोच हो रहा है, तो क्या लगता है कि पर्सनल पॉलिटिक्स पे कैसे ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी उनकी? देखिए मुजम्मिल साहब, जो इंडिजिनस है या नहीं है वो एक हम उसके बारे में एक हर मुल्क के अंदर क्या है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट आई डोंट नो आपके पास कितना वक्त होगा। लेकिन ये चीज तो बिल्कुल आया है ना कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। यानी अगर एक एंटिटी को आप सपोर्ट करते हैं जो कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमलावर हो जाती है, तो मैं तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना ही मैं उसको कहूंगा कि ये सही है। दैट इज रॉन्ग। हमें उसको गलत कहना चाहिए। लेबनान एक मुल्क है, उस मुल्क की सॉवरेनिटी के अंदर एक नॉन स्टेट एक्टर है। जो नॉन स्टेट एक्टर ये कहता है कि मैं आपकी रेट ऑफ स्टेट नहीं मानूंगा, तो वो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलोंग करता हूं, मैं तो उसको गलत ही कहूंगा। इस तरह पैलेस्टीनियंस का जहां तक ताल्लुक है, उनको उनकी जो मूवमेंट है उसको सब सपोर्ट करते हैं। दे हैव अ राइट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट विद जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, जो टू स्टेट सोल्यूशन के तहत हमारा पाकिस्तान की पॉलिसी भी वही है। लेकिन वहां पे अगर वो डिवीजन हो जाती है, एक हमास बन जाते हैं, एक पीएलओ बन जाते हैं, तो फिर ये फॉल्ट कहाँ है? और हमें ईरान को क्या हक है कि वो दुनिया भर के तमाम मामलात के अंदर कहे कि हम उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे? क्या पूरी इस्लामिक दुनिया की जो 57 ममालिक हैं उनका कोई मौक़िफ़ नहीं है? क्या सिर्फ ईरान ही जानता है कि इस्लामी जो मूवमेंट्स हैं वो कौन सी इंडिजिनस है और कौन सी नहीं है? अगर बाकी 57 ममालिक मौजूद हैं, वर्ल्ड यहाँ पे अरब लीग है, यहाँ पे आपकी जो है OIC मौजूद है, उस प्लेटफॉर्म से आप कोई उनकी सपोर्ट करना चाहें तो आप करें, बट यू कैन नॉट आर्म पीपल टू अटैक अ कंट्री। ये तो मेरी नजर में रेड लाइंस हैं जो मैं समझता हूँ इस खित्ते के अमन और स्टेबिलिटी के रास्ते में एक रुकावट है। तो उनको किसी हद तक भी आप मतलब आई डोंट नो हाउ टू जस्टिफाई दैट। दूसरी बात, आपका जहां तक सवाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मौकिफ है या उनकी तरफ से, मेरी नजर में देखिए ईरान के बारे में तो हम ये कह सकते हैं, बल्कि ये एक असेसमेंट नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। अभी उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है MOU के बारे में, वो तो अभी डॉक्टर साहबा कह रही है कि वो उनके लिए सही है, लेकिन उन्हीं के लोग तो कह रहे हैं हम इसको नहीं मानते। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, आपकी कम्युनिटी से जर्नलिस्ट जो गए हैं वहां पे ये इस फ्यूनरल के दौरान, उनसे मेरी बात, वो कहते हैं, वो हर किसी से मिलते हैं, वो कहते हैं हम इस MOU को नहीं मानते। तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन भी कर दी ना उन्होंने, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो इसको मानते हैं या उनके हक में वो इसको रिजेक्ट करते हैं? सही। लेकिन अब उनके प्रेसिडेंट जो ये कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का महवर ये MOU है, तो मैं इसको एक चेंज समझ रहा हूँ अपने मुजम्मिल भाई। मैं समझता हूँ कि ये उनको रियलाइजेशन हुई है कि ये रैडिकल और इस किस्म का कॉन्फ्रंटेशनल स्टैंस जो है ये गैर दानिशमंद, बिल्कुल इनकी आवाज को दबा दिया गया था, गालिबन वापस सामने आई है। आई होप के मसूद पेशकियां साहब तो उस MOU साइनिंग के बाद नजर ही नहीं आए कहीं, अभी फर्स्ट टाइम उनकी स्टेटमेंट। सही, बिल्कुल इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जारी है। वक्त मेरे पास कम है, इसीलिए इसको क्लोज ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन चैलेंज यही लगता है कि जो पैरेलल स्टेट्स वाला एक कॉन्सेप्ट ईरान का बताया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज कि अगर बात कर भी लें किसी एक फैक्शन से, तो क्या वो प्रिवेल करेगा या नहीं, दैट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब